कल त्रिपुरा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा में 7 सीटों पर 16 फरवरी को चुनाव। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 24,000 से अधिक, बारिश के बीच बचाव कार्य जारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज, सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। इन्वेस्टर समिट में यूपी को मिले 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, योगी बोले 18,683 एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। हज यात्रियों के लिए जरूरी सूचना की गई जारी, हज यात्रा के लिए 10 फरवरी से आवेदन शुरू, 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। इटावा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शादी से दावत खाकर लौट रहे 4 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार 4 लोगों को ट्रक ने कुचला, पति पत्नी बच्चे सहित 3 लोगों को ही मौत। ट्रक ड्राइवर और एक बाइक सवार महिला घायल बताए जा रहे हैं, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पति पत्नी बच्चे सहित 3 लोगों की हुई मौत। बड़ी खबर, पति पत्नी बच्चे सहित 3 लोगों की हुई मौत। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं प्रशासन मौके पर मौजूद। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें, ट्रक ड्राइवर, 2 लोग घायल, पति पत्नी बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। जी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, वो हमारे फूफा जी हैं, उमरन के रहने वाले हैं। हमारी 2 बुआ साथ में है, एक बच्चा है और एक हमारे फूफा जी हैं। बाइक से 3-4 लोग आ रहे थे नौता खा के, और ये हादसा हो गया। कहाँ से आ रहे थे शादी? ये कहीं नौता से आ रहे थे। 9:02 में मुझे सूचना आई है, थाना क्षेत्र सिविल लाइंस में, नेशनल हाईवे 2 पे, ये बुढ़ेला गांव के पास में हाईवे के रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहा है। ट्रक का नंबर RJ 14 GE 6034 और अपने रॉन्ग साइड से आ रही थी, और अपने राइट साइड से जा रहे थे बाइक स्प्लेंडर UP 79 F 4186, जिसपे एक व्यक्ति, 2 महिलाएं और एक बच्चा, ये लोग सवार थे। इनका जो है एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे एक व्यक्ति और एक महिला और एक बच्चे की मौके पे मृत्यु हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रमोद दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? जी बिल्कुल, आपको चेक बता दूं, ये पूरा मामला कल देर रात्रि का है, जहां पर एक बाइक पर 4 लोग बच्चे समेत जा रहे थे। एक नौता खाकर के अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। सिविल थाना क्षेत्र के अंतर्गत टकपुरा गांव पड़ता है, वहां अपनी वापसी हो रहे थे, तभी अचानक एक अज्ञात ट्रक के द्वारा इन बाइक सवारों को कुचल दिया गया, जिसपे 3 लोगों की पति पत्नी और एक मासूम 8 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, दर्दनाक। वहीं एक जो अन्य महिला जो बैठी थी, वो अभी भी जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जबकि ट्रक का ड्राइवर भी घायल हुआ है। पर स्थानीय पुलिस ने तत्काल
करके घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार जारी है। जी, घायलों की स्थिति कैसे बनी हुई है? घायलों की अगर बात की जाए तो जो उक्त जो महिला थी, जो बाइक पर जो घायल हुई थी, वो उसकी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है, जबकि ट्रक का जो चालक है उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल जो ट्रक चालक है उसकी स्थिति संभाल बताई जा रही है, लेकिन अन्य घायलों की स्थिति जो है वो ठीक नहीं बनी हुई है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया। लखनऊ से खबर, जहां पर जीएस 2023 में 32.92 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 32.22 लाख करोड़ का रुपए निवेश में एमओयू हुए हैं साइन। गुजरात वाइब्रेंट समिट और एमपी समिट का टूटा रिकॉर्ड, 92 लाख लोगों को रोजगार का वादा कर नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। गुजरात समिट में 15 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला था। यूपी जीएस 2023 का दूसरा दिन आज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे शामिल, दोपहर 3:30 बजे जीएस मेले में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज लखनऊ आएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी भी इसमें हिस्सा लेंगे। द नीदरलैंड पार्टनर कंट्री सेशन में करेंगे प्रतिभाग। दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे मौसी एयरपोर्ट। यूपी जीएस 2023 में शिरकत करेंगे मंत्री नितिन गडकरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? आज दूसरा दिन है इन्वेस्टर समिट का। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया, उसके बाद से तमाम निवेशकों को एक उम्मीद जग गई है और लगातार उत्तर प्रदेश में जो निवेशक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो एमओयू तैयार किए जा रहे हैं, उस पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। इसी को लेकर के अगर बात करें तो कल तक जो 26 लाख करोड़ का एक बजट का जो अनुमान लगाया जा रहा था वो बढ़ करके लगभग 33 लाख करोड़ हो चुका है और आने वाले 2 दिन के भीतर ये आंकड़ा लगभग 35 लाख करोड़ तक पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने जानकारी दी थी कल कि ये लगातार जो निवेश है ये बढ़ेगा और इसकी देखने को मिल रही है छवि। जो 10 लाख करोड़ का टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा था, अब वो 26 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और आने वाले समय में ये 35 लाख हो सकता है, 40 लाख करोड़ तक भी पहुंच जाए। बस इंतजार इस बात का है कि ये जो एमओयू साइन हो रहे हैं, जो निवेशक आ रहे हैं, उनको तमाम सुविधाएं मिले उत्तर प्रदेश में और वो उनकी जो फाइलिंग की प्रक्रिया है वो समयबद्ध तरीके से अगर होती रही तो आने वाले समय में लगभग 5 से 6 साल के भीतर उत्तर प्रदेश की शक्ल सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। सेशन होने के बाद आज हम बात कर लें कि कल शाम से ये सेशन शुरू हुए हैं और आज भी चलेंगे और कल भी कुछ सेशन का कार्यक्रम रखा गया, उनमें केंद्रीय मंत्री शिरकत कर रहे हैं। आज जैसा कि आपको बताते स्मृति ईरानी, अमित शाह, नितिन गडकरी, वीरेंद्र सिंह और सोनेवाल जैसे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर अन्य मंत्री, ये आज की जो दिन भर की प्रक्रिया है, जो अलग अलग सेशन रखेंगे सभी विभाग के, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो ऊर्जा का सेक्टर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी काम हो या निर्माण कंपनियां हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, ये अलग अलग हॉल्स में इन सेशंस को रखा गया है। वहां पर इनका प्रस्तुतिकरण होगा, जो भी प्रेजेंटेशन कंपनियां देना चाहेंगी वो प्रेजेंटेशन देंगी, उसको लेकर के विचार विमर्श होगा और किस तरह से उन कंपनियों को सहूलियत दी जा सके जिससे वो उत्तर प्रदेश में आकर के बेहतर माहौल में काम कर सके। इसका आज पूरा खाका तैयार हो रहा है। इसी को लेकर के लगातार तमाम केंद्रीय मंत्रियों का आज दिन भर सिलसिला उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो आकर के लगातार उद्यमियों से वार्ता करेंगे, निवेशकों से मुलाकात करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी के भी प्रतिनिधि इस समय उत्तर प्रदेश में ही हैं और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। जैसा कि कल एक दिन गुजर चुका है, आज और कल 2 दिन का और कार्यक्रम है और सभी जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंच करके वो इन प्रतिभागियों से मुलाकात कर रहे हैं, इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, इनकी कंपनी के डिटेल लिए जा रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और यूपी इन्वेस्ट में उनका पूरा डिटेल
उनका फीड किया जा रहा है और ये ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जितने भी निवेशक आ रहे हैं उनको सभी सहूलियतें देने के लिए सारे अधिकारी काम पर लगे हुए हैं। बिल्कुल मनीष जी, देखिए बड़े ही निवेशक नहीं, छोटे छोटे निवेशक जो हैं वो भी इस इन्वेस्टर समिट में हिस्सा ले रहे हैं। हमने देखा कि कानपुर से भी या फिर वाराणसी से भी बहुत सारे निवेशक ऐसे जो छोटे छोटे हैं और वो भी इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनका भी एक अहम योगदान होगा यूपी में। बिल्कुल यशी, जैसा आपने बताया, छोटे निवेशक हों या फिर स्टार्टअप जो युवा हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी में एक अलग काम किया हुआ है, कुछ अपनी टेक्निक्स के द्वारा कुछ नई नई चीजें बनाई हुई हैं, उनके प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर लगभग 1000 से ज्यादा जो है वो स्टार्टअप्स के लिए जगह दी गई है। वो प्रेजेंटेशन करके अपनी जो भी उन्होंने उपलब्धि हासिल की है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। AKTU की बात कर ले तो जो यहाँ पर AKTU के डीन है उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि लगभग 1000 स्टार्टअप्स आए थे, इनमें से सेलेक्ट करके कुल 50 स्टार्टअप्स को इस प्रदर्शनी में मौका दिया गया। और ये खासतौर से आपको बता दें, इसमें युवा हों या फिर जो भी निवेशक छोटे मोटे उद्यमी हों या मध्यम वर्गीय उद्यमी हों या मल्टीनेशनल कंपनी हो, सभी के लिए मौका है। वो एक रोजगार का अवसर खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप आइए और निवेश करिए, ये चाहे छोटे हो, चाहे 2000 करोड़ की कंपनी हो, चाहे वो 500 करोड़ की कंपनी हो, चाहे वो 1000 करोड़ की कंपनी हो, सभी को मौका दिया जा रहा है। अगर आप 30 करोड़ भी खर्च करना चाह रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश में आइए, अपना आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए यहाँ पर आके। तो ये बहुत बड़ा एक विशाल मेला टाइप का है, इसमें हर आम आदमी को भी इसमें सहूलियत मिल रही है और बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है। इससे जरूर आने वाले समय में सूरत बदलेगी। बहुत जल्दी तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और ना ही इतनी जल्दी को दिखेगा परिणाम, लेकिन जिस तरह से जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट जग रहा है, जिस तरह से माहौल बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लोगों का विश्वास बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, तो ये आने वाले समय में जरूर उत्तर प्रदेश की शक्ल सूरत बदलेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अलग सूरत देखने को कल भी मिली। लखनऊ में भी हमने देखा कि काफी सारे लोग आए, विदेश से काफी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए इन्वेस्ट करने के लिए। छोटे उद्यमी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मेजबान के तौर पर भी नजर आए मुख्य अतिथि के साथ साथ। एक अलग तस्वीर जो है वो सूबे की देखने को मिल रही है। रोजगार की अगर हम बात करें तो इस ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, सिर्फ युवाओं को कितना रोजगार, देखिए आजकल क्योंकि युवा बेरोजगार है, युवाओं के पास काम नहीं है करने का। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो ये उसमें कितना सहायक होगा? ये उसी लिए देखिए, इस जो ये इन्वेस्टर समिट हो रहा है ये बहुआयामी है। इसके एक आयाम को आप खाली ना देखिए, ये बहुआयामी है। इसमें रोजगार भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तमाम प्रोडक्शन होगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी। अगर हम बात कर लें पूर्वांचल की, तो वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन चुका है। बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे बन चुका है। लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिल रही। अब निवेशकों को चारों तरफ जाने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में अगर अभी बात करें तो पूर्वांचल कहीं ना कहीं पिछड़ा नजर आता था और बुंदेलखंड भी खासतौर से पिछड़े की अगर बात करें तो ये दो आते थे इसमें। लेकिन जिस तरह से अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, अब धीरे धीरे इनमें रोजगार, जब इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। और आज की अगर इन्वेस्टर समिट की बात कर ले तो इसमें देखिए, निवेश पोर्टल उन्होंने बनाया तो उसमें रोजगार दिया, उन्होंने लाइसेंसिंग ऑफिसर बनाया तो उसमें रोजगार दिया, तो उसमें निवेशकों को कोई भी समस्या ना हो तो उसके लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं लोगों को, वो एक रोजगार का अवसर है। स्टार्टअप्स के लिए, छोटे छोटे लोगों को स्टार्टअप्स के लिए लोनिंग दी जा रही है, फंडिंग की जा रही है, उनको सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सब एक तरह से रोजगार के ही अवसर हैं। सरकारी नौकरी ही खाली रोजगार नहीं है, रोजगार के तमाम और भी अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये रोजगार के ही अवसर हैं। जिस तरह से ये निवेशक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और धीरे धीरे अब जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होंगी, रोजगार लगातार बढ़ेगा और रोजगार, लोगों के जो युवाओं की बेरोजगारी का सवाल है, ये धीरे धीरे खत्म होगी। एकदम से एक रात में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि अब इसका खाका तैयार कर लिया गया। अगर ये बेहतर तरीके से चला, दोनों अगर केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी अगर योगी सरकार बनी रही, भाजपा सरकार रही, तो ये जल्दी क्रियान्वित होगा और ये जमीन पर जल्दी उतरेगा और लोगों को एक रोजगार के मौके बहुत जल्द आने वाले कुछ ही समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मनीष जी, देखिए इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रही है, सारी चीजें बहुत बेहतर लग रही हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा ये भी समझ में आ रहा है, उत्तर प्रदेश की हालत जो है वो सुधरेगी ये भी समझ में आ रहा है।
लेकिन विपक्ष भी इस पर बहुत कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है कि ये जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसमें कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष की भूमिका होती है कि जो सत्ता पक्ष करे उसका विरोध करिए। हालांकि अगर बाद में आप देखिए तो विपक्ष ये भी आखिरी में कह रहा है कि अगर योगी सरकार इसको साकार रूप दे देती है तो उसके लिए मैं बधाई दूंगा। विपक्ष पहले तो जरूर इन आंकड़ों को लेकर के वो हमला बोल रहा है, लगातार हमलावर है योगी सरकार पे कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। सवाल यही है कि अगर ये कागजी कार्रवाई हो रही है और ये जमीन पर उतर आई तब विपक्ष शांत हो जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से जो एक 2 दिन का 3 दिन का इवेंट है, इसको एक इवेंट मैनेजमेंट करके भी बताया जा रहा है। हो सकता है उनका एक नजरिया हो, लेकिन जो विपक्ष है, क्योंकि हमने पहले भी देखा जो इन्वेस्टर समिट हुई है, चाहे वो मायावती के टाइम पर, जो अखिलेश के टाइम पर हुई इन्वेस्टर समिट या योगी सरकार के टाइम पर जो इन्वेस्टर समिट हुई, उनमें और इस इन्वेस्टर समिट में जमीन आसमान का फर्क है। वो 40,000 करोड़ की थी, ये 26। अनम्यूट करें। तो ये कोई जो यूपी का बजट है उसका 4 से। अनम्यूट करें मनीष जी। मनीष जी को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि यूपी में निवेश हो रहा है, सूबे की तस्वीर बदलेगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी में इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन। आज नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आज प्रतिभाग करने वाले हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज दोपहर 2:45 पर आपको बता दें कि नितिन गडकरी पहुंचेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। स्मृति ईरानी भी आज शामिल होंगी कार्यक्रम में। मनीष जी सुन पा रहे हैं आप? मनीष जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? मनीष जी अपनी बात को पूरा करें। तो देखिए यशी, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से जो निवेश को लेकर के सवाल उठ रहा है विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन हाँ, ये सरकार के आगे जरूर चुनौती रहेगी कि जिस तरह का जो एक परिदृश्य दिखाया जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के, जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं, मुख्य रूप से अब उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि इस जो वादे किए उन्होंने वो साकार हो सके और इसको लेकर के काम हो और लोगों को एक रोजगार मिल सके। ये सवालिया निशान तब तक खड़े होते रहेंगे जब तक इस तरह की बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में फैली रहेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगा। तो ये सवाल स्वाभाविक है, लेकिन अब सरकार के लिए चुनौती है। सरकार उसको पूरी तरह से इस काम को करने में जुटी हुई है। देखना होगा आने वाले समय में कितना ये साकार रूप ले पाता है। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही थी।
G20 एम्पावर समूह की मीटिंग आगरा में आज। G20 देशों, अतिथि देशों, संगठनों का स्वागत आज। निजी क्षेत्र की महिला नेताओं का होगा स्वागत। G20 एम्पावर समूह की मीटिंग आगरा में आज। G20 देशों, अतिथि देशों, संगठनों का स्वागत आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है G20 के को लेकर? काफी लंबे समय से आगरा में तैयारियां चल रही थी और आज G20 एम्पावर समूह की मीटिंग है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, ऐसी जिस तरह से G20 को लेकर तकरीबन 3 से 4 महीने पहले से यहाँ तैयारियां चली, एयरपोर्ट से खेरी हवाई अड्डे से लेकर माल रोड तक और ताजमहल तक का ये रास्ता इस तरह से जगमगा रहा है जैसे कि मानो आगरा में एक अलग एक आगरा बना दिया गया हो। उसकी खूबसूरती वहां दी गई है, अलग अलग जगह पर अलग अलग यहाँ पर जगह बनाई गई जो कि बहुत ही खूबसूरत आगरा को बता रही है। लेकिन जिस तरह से जो G20 का जो डेलीगेशन है इसमें तकरीबन 200 लोग यहाँ पर आए और जैसे ही ये लोग खेरी हवाई अड्डे पर पहुंचे, वहां से और लेकर जो होटल में यहाँ फतेहाबाद रोड तक जो आना था, वहां से लेकर वहां तक इनको शाही अंदाज में इनका एयरपोर्ट से बग्गी में बैठा के इनका स्वागत किया गया। और साथ ही साथ पूरे रोड पर जो रोड मैप था, उस रोड मैप पर अलग अलग जगह के अलग अलग कलाकारों ने, उत्तर प्रदेश के बाहर के अलावा बाहर के भी तमाम यहाँ कलाकार थे, उन्होंने अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम करके इनका स्वागत अभिनंदन किया। इसको देखकर ये जो डेलीगेशन है ये काफी खुश देखता हुआ नजर आया और उनका अभिवादन स्वीकार करता भी नजर आया। लेकिन अगर इस कार्यक्रम की हम बात कर लेते हैं तो 2 दिवसीय ये सम्मेलन है, 2 दिवसीय ये G20 का यहाँ जो प्रतिनिधिमंडल है, यहाँ कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण पर। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस की बात यह है कि महिला सशक्तिकरण किस तरह से किया जाए, महिलाओं को देश में और विदेश विश्व में किस तरह से अग्रणी किया जाए, किस तरह से उनको उनका जो काम है उनको काम के बारे में बताया जाए, महिला किस तरह से आगे बढ़ सकती है। तो किस पूरा जो फोकस है यहाँ पर वुमेन पावर को लेकर है और उसके चलते यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, महिला और बाल विकास जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर शाम को यहाँ आ रही हैं। और उसके बाद यहाँ जो देर शाम को ये लोग लाइट एंड साउंड शो का जो कार्यक्रम है आगरा किले पर, ये वहां जाएंगे और सब शुरुआत यहाँ से योग की होगी। सुबह योग होगा और उसके बाद 4 घंटे का ये एक मीटिंग चलेगी। इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ जो अपने अपने विचार हैं, जो सभी देशों से जो डेलीगेशन यहाँ पर आए हैं वो अपने विचार रखेंगे। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर कुल मिलाकर ये रखा गया, 2 दिन का ये प्रोग्राम है। और शाम को स्मृति ईरानी प्रेस वार्ता करेंगी। उस प्रेस वार्ता में जो भी चीजें यहाँ मीटिंग में हुई गई, जो बातें यहाँ बताई गई हैं, जो डेलीगेशन है, इस डेलीगेशन से क्या बात हुई है, क्या सुझाव है, तो प्रेस वार्ता सिर्फ स्मृति ईरानी करेंगी। लेकिन सुबह जिस तरह से आज की बात करें, आज और कल का ये प्रोग्राम है, उसके बाद जो इनका जो प्रोग्राम में जो भाग लेने के लिए आ रही है वो स्मृति ईरानी आज यहाँ आगरा आएंगी। और इसकी जानकारी में यही पता चल पाया है कि शाम को लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम है और कलाकृति में एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, उस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं अजेंद्र आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर आज यातायात भी प्रभावित रहेगा, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, देखिए, ऐसी जिस तरह से जो मैप है आगरा के जो कहा जाएगा कि पुरानी मंडी चौराहे से लेकर TDI मॉल का जो ताजमहल जाने वाला रास्ता है, उसके लिए एक रूट मैप यूपी पुलिस ने यहाँ पर जो आगरा पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस ने एक रूट मैप पहले से ही बना दिया है प्रशासन की ओर से कि उस रोड पर यहाँ यातायात कहीं ना कहीं बाधित रहेगा। इसी तरह से कल भी रूट मैप बिल्कुल कहा गया था, 2 दिन के लिए यहाँ पर साफ कहा गया है कि उस रूट पर मैप को जो एक मैप ऐप भी बना दिया गया है, उसमें ये पता चल जाएगा कि अभी आपको जो लोकल जो लोग हैं, यहाँ के यात्री हैं या बाहर से आने वाले जो लोग हैं, उनको किस रूट मैप से जाना है वो बताया गया है। बिल्कुल जिस तरह से डेलीगेशन का स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम काम किए गए हैं, तो उनको ट्रैफिक के में कहीं ना कहीं ना फंसना पड़े, उसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। आम जनता को बिल्कुल इसकी परेशानी जरूर हो रही है। पहले कहा गया था कि लाल किला आज के दिन नहीं खुलेगा, जिस तरह से 11 तारीख को लाल किले को बंद आम जनता के लिए बंद करने की बात की गई थी, लेकिन आज दिन में लाल किला खुलेगा, जिसका कल देर रात को बताया गया कि जो आदेश था उस आदेश में परिवर्तन किया गया है। आम जनता के लिए दिन में आज लाल किला खुलेगा, लेकिन जिस तरह से जो ये डेलीगेशन है, इस डेलीगेशन का शाम को यहाँ पर जो लाइट एंड साउंड शो का जिसमें लेकर प्रोग्राम है वो यहाँ पर आएंगे। जी बिल्कुल। अजेंद्र, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए भी क्या व्यवस्था है और जो बाहर से आए हैं उनके लिए भी किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं?
देखिए जैसे अभी तक जो G20 डेलीगेशन जो यहाँ पर आया है, यानी कि 2/3 आबादी और 90% GDP, ये इस देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी तक जो जानकारी हमें हो पाई है, वो यहाँ पर वुमेन पावर को लेकर यहाँ बात चल रही है कि यहाँ पर किस तरह से महिलाओं को अग्रणी किया जाए। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान आगे रहे, वो आगे बढ़कर आए। डिजिटलाइजेशन के लिए में किस तरह से अग्रणी हो सकती हैं, किस तरह से ये हर क्षेत्र में अपनी जो काम है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि वुमेन पावर पर यहाँ पर एक मंथन किया जाना है। ये 4 घंटे की एक मीटिंग रहेगी, 4 घंटे की कॉन्फ्रेंस की आपस में रहेगी, जिसमें कि हमारे देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर हिस्सा लेंगी। शाम को प्रेस वार्ता का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, शाम को स्मृति ईरानी प्रेस वार्ता करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजवेंद्र। और बता दें आपको कि G20 देशों से आए इन्वेस्टर्स की आज मीटिंग है। स्मृति ईरानी उसके बाद एक प्रेस ब्रीफ भी करेंगे, जिसमें इस मीटिंग के द्वारा दिए गए जानकारी को बताएंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन, सीधा चलता है लखनऊ, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दलित है, उपेक्षित है, जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिल पाता है, आपने आज यहां मंच पर आश्वस्त किया। आप शिक्षा में पूंजी निवेश करोगे, आप स्वास्थ्य में पूंजी निवेश करोगे, अन्य व्यवस्थाओं में पूंजी निवेश करोगे। मैं आमंत्रित करता हूं आप सबको, माननीय असीम अरोड़ा जी के आमंत्रण पर इस विभाग में आप पूंजी निवेश करिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको अवसर दिया है। 3 बातें उत्तर प्रदेश सरकार की विशेषता है। मित्रों, आप सब निवेशक यहां बैठे हो, किसी भी सरकार में निवेश करने के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। वो 3 बातें योगी सरकार ने आपको आवश्यक रूप से दी है। नंबर 1 सेफ्टी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अति उत्तम है, आप पूंजी निवेश करो। नंबर 2 कनेक्टिविटी, आवागमन के साधन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे हैं। एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, तीनों तरह की कनेक्टिविटी है, आप उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करो। नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है 24 घंटे, आप उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सत्र के मुख्य अतिथि को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। अत्यंत गर्व की अनुभूति करते हुए आज के इस निवेशकों के इस महाकुंभ में हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को मैं चाहूंगी कि वे मंच पर आएं और आपके उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है सर। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें हमारे आज के मुख्य अतिथि का। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले मैंने घड़ी निकालकर सामने रख ली, क्योंकि मैं समय पालना का बहुत सख्ती के साथ पालन करता हूं। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरोड़ा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करके उत्तर प्रदेश में केवल उद्यम के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उद्यम को हमारी सामाजिक व्यवस्था के साथ में जोड़ते हुए सकारात्मक कार्रवाई, इस विषय में समाज क्या सोचता है, समाज की मांग क्या है, हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे उद्यमी वो जिस दिशा में जा रहे हैं उनका इसमें सहभागिता कैसे जोड़ी जा सकती है। मंच पर हमारे बीच में उपस्थित श्री असीम अरोड़ा जी, आकाश गोयनका जी, हरिओम जी, श्रेयस देसाई जी, डॉक्टर निधि पुंडीर जी, हमारे युवा साथी नीरज सिंह जी, डॉक्टर विवेक दलेला जी,
पवन कुमार जी, हमारे मंत्रीगण नरेंद्र कश्यप जी, धर्मपाल सिंह जी, संजीव गौड़ जी, बहन प्रतिभा शुक्ला जी, बहन रजनी तिवारी जी, हमारे डिक्की के मिलिंद कामले जी, राज्यसभा में हमारे साथी ब्रिजलाल जी, दानिश अंसारी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी उद्यमी भाइयों बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, जैसा कि हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, उत्तर प्रदेश में अगर हम संसाधनों की बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यहां पर है, सबसे बड़ा सड़कों का विस्तार यहां पर है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, खनिज हैं, सारी चीजें यहां पर उपलब्ध हैं। और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर शामिल का ये समिट का आयोजन करके एक और जहां देश भर के उद्यमियों को यहां पर आमंत्रित किया गया है कि यहां पर अपना उद्यम स्थापित करके यहां की संपदा का उपयोग करके एक और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। वहीं इस विषय के माध्यम से मैं असीम अरुण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अच्छे विषय को इस इन्वेस्टर समिट के साथ जोड़ते हुए जो पहल उनके द्वारा की गई है, वह पहल अपने आप में काफी सराहनीय है। और आज वास्तव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के इस दूसरे कार्यकाल, पहले कार्यकाल के बाद से जो लगातार उन्होंने कार्य प्रारंभ किया है, आज उद्योगपतियों के मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। लोग बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में आकर अपना उद्योग यहां पर स्थापित करना चाहते हैं। जिस तरह से धर्मपाल जी बता रहे थे कि एकल खिड़की की व्यवस्था, बाकी सारे सहयोग करने के लिए वो सरकार उसमें सकारात्मक पहल कर रही है। यहां पर हमारे डिक्की के साथ जुड़े हुए बड़ी संख्या में उद्यमी भी यहां पर भाई बहन यहां पर आए हुए हैं। कई बार हमारे विनोद कामली जी के साथ। और आपको बता दें कि यूपी ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आए राज्य मंत्री सदन प्रभार दिनेश प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता मोहम्मद सोएब ने खास बातचीत की है। क्या कुछ दिखाते हैं? हमारे साथ बात करने वाले के शर्मा जी मंत्री जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो निवेश का जो माहौल बना है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों को, अभी अपने सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में जो निवेश के कमिटमेंट हुए हैं वो धरातल पर उतरेंगे और उससे लोगों को रोजगारी मिलेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। हमारे सभी प्रदेशवासी भाई बहनों को मैं अपनी तरफ से बधाई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आए निवेशक से हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब ने खास बातचीत की है। क्या कुछ दिखाते हैं? जो इन्वेस्ट समिट हो रहा है, क्या इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री होने के नाते मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इस आत्मबल के लिए उनको बधाई देता हूं कि उनका साहस ये जो दुनिया भर के लोगों को आज यहाँ इकट्ठा कर दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, बाहर से आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी मनोबल बढ़ाया और हमारे उत्तर प्रदेश वासियों का भी मनोबल बढ़ा, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद भी हैं। इस नाते वो भी उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, जिससे आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का वातावरण बहुत ही सकारात्मक बना। दिल्ली में 20 मार्च से किसान शुरू करेंगे अपना आंदोलन। बता दें कि राकेश टिकैत का ये बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि जमीन छीनने की हो रही है तैयारी। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई, जिसमें आसपास जिलों के किसान शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, 20 मार्च से किसान फिर करेंगे आंदोलन। दिल्ली में 20 मार्च को करेंगे आंदोलन, शुरुआत होगी आंदोलन की 20 मार्च से। राकेश टिकैत का बयान सामने आया, जमीन छीनने की तैयारी हो रही है। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत पर राकेश टिकैत ने दिया जवाब। राकेश टिकैत ने कहा कि हम फिर से आंदोलन करेंगे।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राकेश शिकायत का बयान आया सामने, जहां पर राकेश शिकायत ने 20 मार्च से आंदोलन शुरू करने की बात कही है। राकेश शिकायत ने 20 मार्च से आंदोलन शुरू करने की बात करी। पंचायत हो रही है, इसमें क्या क्या फैसले, क्या क्या बात हैं, बिजली के हैं, झूठे मुकदमे हैं, गन्ने हैं, भुगतान है, ये सारे इशू हैं। 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, ये सारी चीजें कह रहे हैं कि पुराने ट्रैक्टर है वो चलेंगे नहीं। हाँ, सरकार तो यही कह रही है। आप क्या और वो तो चलेगा। अब रोड़ा ये है कि वो लीगल है या इलीगल है, उसका रोड़ा। ट्रैक्टर तो चलेगा। कल एडीएम ने एक बाइट दी, सारा बिल में सारा पेमेंट कर दिया। पिछले साल का करा, 1 साल में भुगतान देना कोई ये, अरे इस साल का कौन देगा? भाइयों के चरणों में किसान की लड़ाई कहाँ तक चलेगी? रोडवेज के बराबर में गुरुद्वारा ये तो चलती रहेगी लड़ाई, आंदोलन है, ये तो जारी रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? किसान आंदोलन करने की बात राकेश शिकायत ने कही है, 20 मार्च से इसकी शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में एक महापंचायत हुई थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश शिकायत ने अपनी कुछ मांगों को लेकर ये पंचायत की थी, जिसमें उन्होंने सबसे प्रमुख मांग रखी है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा उन्होंने मांग जो रखी थी, उनका कहना था कि जो किसान अपनी खेती की सिंचाई करने के लिए नलकूपों के या ट्यूबवेल का सहारा लेता है, वहां पे किसी भी प्रकार का मीटर या कोई ऐसा उपकरण नहीं लगाने दिया जाएगा ताकि बिजली का बिल अधिक संख्या में आ सके। तीसरा जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि जो भूमि अधिग्रहण को लेकर उनका कहना है कि किसानों की जमीनों को सरकार व्यापारियों को बेच रही है, उनकी जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण कर रही है और किसानों की नॉलेज की मतलब जो समर्थन मूल्य है जो उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं दे रही है और अधिग्रहण कर रही है, जिसको लेकर वो 20 मार्च को दिल्ली का संसद का घेराव करेंगे। ये सबसे बड़ा उन्होंने कल ऐलान किया। जी बिल्कुल, इससे पहले किसान आंदोलन जब चला तो 1 साल से ज्यादा का वक्त ये किसान आंदोलन चला था। 3 कृषि कानून जो बनाए गए थे उनको वापस लेने की मांग की जा रही थी। तो इस बार भी क्या ये आंदोलन लंबा चलेगा या फिर किस तरीके की रणनीति है इनकी? जी देखिए, कल जो राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में साफ साफ राकेश शिकायत ने ये ऐलान कर दिया है कि ये अगर आंदोलन हमें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 20 साल तक भी करना पड़ेगा तो 20 साल तक भी ये लड़ाई जारी रहेगी। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भारतीय किसान यूनियन है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश शिकायत, उनका साफ साफ कहना है कि वो सरकार से किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं है। इसीलिए वो 20 मार्च को संसद का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की जिद पर अड़ेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल लोकसभा का चुनाव भी होने जा रहा है, जो मार्च या अप्रैल के मध्य में ही होना है, जिसको लेकर राकेश शिकायत ने शायद ये रणनीति बनाई है और उसकी एक हुंकार उन्होंने 26 जनवरी 2024 को ट्रैक्टर रैली निकालकर दिखाकर ये सरकार को स्पष्ट कर देंगे कि अगर उनकी मांग नहीं मानी तो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो केंद्र सरकार की सरकार हो, उसे ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रवेश। और बता दें आपको कि राकेश शिकायत 20 तारीख से अपना आंदोलन करेंगे, जैसे उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन लंबा भी चल सकता है। दिल्ली में 20 मार्च से किसान फिर शुरू करेंगे आंदोलन। और इसी बीच आपको चंदौली से खबर बता देते हैं। चंदौली से खबर, परिवहन कार्यालय एक बार फिर सुर्खियों में। चंदौली से खबर जहां पर परिवहन कार्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। एआरटीओ विनय कुमार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप।
ट्रांसपोर्टर प्रमोद सिंह ने लगाया घूस मांगने का आरोप। डीएम को पत्र लिखकर मामले की शिकायत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आठ फरवरी को ट्रक किया गया था सीज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवहन कार्यालय एक बार फिर सुर्खियों में। खाद्य अधिकारी ने भी खाद्यान्न रिलीज के लिए लिखा पत्र। बांदा से खबर, जहां पर अनशन स्थल पर बैठे पीड़ित परिवार को उठा ले गई पुलिस। दिव्यांग पिता और पुत्र को पुलिस ले गई। दिव्यांग की पत्नी का अनशन पर रो रो कर बुरा हाल। पूर्व विधायिका ओममणि वर्मा के गुर्गों ने की थी मारपीट। न्याय के लिए पीड़ित परिवार बैठा था अनशन पर। पीड़ितों के ऊपर उल्टा लगाया था फर्जी मुकदमा। नारायणी के जवाहर नगर मोहल्ले का मामला। अनशन स्थल पर बैठे पीड़ित परिवार को उठा ले गई पुलिस। दिव्यांग पिता और पुत्र को उठा ले गई पुलिस। दिव्यांग की पत्नी का अनशन में रो रो कर बुरा हाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अनशन पर बैठे दिव्यांग परिवार को उठा ले गई पुलिस। पत्नी का अनशन स्थल पर रो रो कर बुरा हाल। पीड़ितों के ऊपर उल्टा लगाया गया था फर्जी मुकदमा। परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सर, मैं जवाहर नगर नारायणी की रहने वाली हूँ। ओम प्रकाश पांडे ने मेरे पति को मार पीट रहे थे। दरवाजे पर बैठे थे तो पड़ोसी से बात कर रहे थे, तो मैंने उसको बचाने गई तो मेरे को मार पीट भी किया। ओममणि वर्मा उसके पति सब अपने प्लाट पर बैठे देख रहे थे, किसी ने उसको रोका नहीं। उसी के साथ से मार पीट रहे थे। अब मेरा बच्चा जब छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ा कर आया तो ओममणि वर्मा से पूछा कि भाभी ये क्या हो रहा है आपके में, आप न्याय दिला दीजिएगा। तो कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, आपको जो करना है वो करो। अभी तो तुमने मेरा पावर नहीं देखा, उसने अपना पावर दिखा रहा है। और पीड़ित परिवार न्याय मांगने की लगातार कोशिश कर रहा है और पुलिस वाले उल्टा पीड़ित को ही उठा कर ले गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये एक हफ्ते पूर्व पंकज की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, उन्हें फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वर्तमान में। जी पंकज जी, कंटिन्यू करिए। जी, मैं एक हफ्ते पूर्व की घटना है। मैं आपको बता दूं कि नारायणी थाना अंतर्गत जवाहर नगर मोहल्ले का मामला है ये। आप ये समझिए कि इस समय ओममणि वर्मा भाजपा विधायिका हैं, जो अपने ओममणि वर्मा का घर और पीड़ित परिवार का घर आमने सामने। किसी भी तरह ओममणि के पति के द्वारा और उनके गुर्गों के द्वारा उस पीड़ित परिवार को विकलांगता के चलते उसको विकलांग करके चढ़ाया जाता था। जब दिव्यांग ने अपना विरोध किया तो ओममणि वर्मा के पति और उनके गुर्गे ने उस दिव्यांग के साथ बुरी तरह मारपीट की। जब मारपीट के बाद दिव्यांग अपने पूरे परिवार के सहित थाने गया। थाने के बाद एसपी के यहाँ गया, डीएम के यहाँ गया, डीआईजी के यहाँ गया। उसकी पीड़िता की कोई सुनी नहीं गई। तो एट लास्ट में पीड़िता ने जाकर अपना धरने पे बैठ गया।
धरने पे बैठने के बाद ये हुआ कि अब चूंकि अब ओम मणि वर्मा के गुर्गों के खिलाफ थोड़ा सा मुसीबतें बढ़ी, मुसीबतें बढ़ने को लेकर उनके ऊपर फर्जी उल्टा मुकदमा लिखवा दिया गया और कल उनको पुलिस जो है उठाकर सीधे 504, 506 के मुकदमे में उनको जेल भेज दिया जाता है। जी बिल्कुल, फिलहाल इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी, पुलिस अपने इस सवालों को जब सवाल किए जा रहे हैं तो पुलिस इस मामले को लेकर बच रही है, पुलिस कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरीके की घटना सामने आना कि जो पीड़ित पक्ष है उसी को उठाकर जेल में डाल देना, कहाँ क्या न्याय है और क्या इसलिए पुलिस की वर्दी पहनाई जाती है? मैं आपको बता दूं कि जैसे पुलिस का रवैया चल रहा है, जैसे पुलिस की कार्यप्रणाली चल रही है कि पीड़ित दर दर भटकता है, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। आप देख लीजिए रसूख के चलते विधायिका ओम मणि वर्मा के पति और उनके गुर्गों के द्वारा जिस तरह पीड़ित परिवार को मारा पीटा गया और उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया, जब पीड़िता को न्याय नहीं मिला पीड़ित परिवार को तो जाकर अशोक लाट अनशन स्थल पर बैठ गया। अब अशोक लाट अनशन स्थल पे पुलिस उनको उठा के ले जाती है। अब समझिए आप कि अशोक लाट अनशन स्थल से किसी को उठाया नहीं जाता, पीड़ित जब भी जाता है अशोक, अगर उसको कहीं न्याय नहीं मिलता तो अपना न्याय पाने के लिए अशोक लाट अनशन स्थल का सहारा लेता है। अगर अनशन स्थल के बाद आप समझ लीजिए कि जैसे लोकतंत्र ही खत्म हो गया हो, लोकतंत्र आप बांदा के अंदर देखिए कि पुलिस के अंदर लोकतंत्र का कोई मायने ही नहीं। अनशन स्थल से उसको घसीट के ले जाते हैं वो लोग और जाने के बाद सीधे उनको जेल भेज दिया जाता है। बड़े बड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई नहीं करती और एक छोटे से मामले में उनको उठा के उल्टा फर्जी पढ़ा के उनको भेजा गया। आप देख लीजिए जिस तरह से महिला, आपको विजुअल में साफ दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरह से महिला रोड पर सर पटक पटक रो रही है कि उसके पति और उसके बच्चे को दोनों को उठा के पुलिस ले गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान बिल्कुल लगते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें, पूर्व विधायिका ओम मणि वर्मा के गुर्गों ने की थी मारपीट और इसी का विरोध करने के लिए परिवार अनशन पर बैठा था। इसके बावजूद भी पीड़ित पक्ष की फरियाद नहीं सुनी गई, पुलिस उल्टा पीड़ित पक्ष को ही उठाकर थाने ले गई। ललितपुर जनपद के थाना जाखलौन अंतर्गत ग्राम गंगाई के प्राथमिक विद्यालय में शासन के निर्देशानुसार एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी गई, जिसको खाने में लगभग 1 दर्जन बच्चों की हालत बिगड़ गई। पेट दर्द एवं सिर दर्द की शिकायत होने लगी। इसमें 108 एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ उनका इलाज किया गया। एल्बेंडाजोल की टैबलेट खाने के बाद आपको बता दें कि बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि किसी को कोई गंभीर परेशानी नहीं हुई है। सभी का परीक्षण कर उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। आज जैसा कि सभी जानते हैं कृमिनाशक दिवस था, जिसमें एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जा रही थी 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को। तो नज़दीक में दावनी के पास गंगारी गांव है, वहाँ के एक स्कूल में कुछ 16-17 बच्चों को सिर दर्द और पेट दर्द की शिकायत मिली, तो बच्चों का एम्बुलेंस यहाँ बुलवाया गया है। बच्चे सब ठीक हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है और ऑब्जर्वेशन में 2 घंटे रखेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। इसी प्रकार की और कहीं कोई शिकायत होती है उसको भरपूर निस्तारण किया जाएगा और स्थिति में नज़र रखा जाएगा। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाने के लिए निर्देश दिए गए थे, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोगों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी गई थी। उसी टैबलेट को खिलाने का एक कार्यक्रम था विद्यालय में, सारे बच्चों को खिलाई गई थी। इसमें से कुछ बच्चों की तबीयत एल्बेंडाजोल खाने के बाद सर दर्द की शिकायत करने लगे। इसके लिए मैंने अपने डॉक्टर्स को फोन पर सूचना दी। सूचना के बाद उन्होंने कहा कि हम बुधवार से डॉक्टर को भेज रहे हैं, तब तक क्या होता है वो उसको पिलाने के लिए कहा और साथ में उन्होंने ये कहा कि आप नींबू पानी पिला करके उनको लिटाइए हवा में। मैंने उनको लिटा दिया। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मुझे ज़्यादा जी मिचला रहा है, तो मैंने 108 फोन लगा। वो सर 400 mg की टैबलेट थी, जो विभाग द्वारा प्रोवाइड करेगा। कितनी बच्चों को पिलाई? 81 बच्चों को दवाई दी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।